तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एकदम धमाकेदार होती है, जहां हर कोई हैरान है कि ये असंभव है और ये सब बस एक तुक्का था। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि एक मामूली तलवार धोने वाले शिष्य को 9 शिखरों में से एक की स्वॉर्ड स्टाइल कैसे पता हो सकती है, और वो भी 6 ड्रैगन स्वॉर्ड स्टाइल, जो कि बहुत ही ताकतवर है। लोग कहते हैं कि लियांगवांग पीक ने तो अपनी हद ही पार कर दी है, जहां क्विंग को समझाया जाता है कि उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अभी भी झाओ लियुए से एक कदम पीछे है। तभी क्विंग अपने भाई गुओ से कहता है कि कोई तो रास्ता होगा, और वो उससे मार्गदर्शन मांगता है। गुओ उसे 6 ड्रैगन स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में बताता है, तो क्विंग हैरान होकर पूछता है कि क्या ये शियू पीक की स्वॉर्ड स्टाइल नहीं है। गुओ समझाता है कि ये 6 ड्रैगन स्वॉर्ड स्टाइल आग की तरह खूंखार है। इसके मुख्य सिद्धांत तलवार की ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए क्विंग गुओ का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन गुओ उसे सख्त हिदायत देता है कि वो सिर्फ इसके सिद्धांतों को पढ़े और इस स्टाइल का इस्तेमाल कभी किसी और के सामने ना करे। वहां मौजूद लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के को शियू पीक की स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में कैसे पता चला। कुछ लोग कहते हैं कि शांगड़े पीक वाले पक्का इस बात की शिकायत करेंगे, और फिर वहां से सब चिढ़कर जाने लगते हैं। तभी अचानक कोई जोर से चिल्लाता है कि बहुत हो गया, क्या तुम लियांगवांग पीक की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वो कहता है कि मुझे जीतने देने के लिए शुक्रिया। जब पूछा जाता है कि उसने ये कैसे किया, तो जिंग जियो बड़े ही शांत स्वभाव में कहता है कि तुम्हारी तलवार काफी तेज नहीं थी, इसलिए मैं उसे आसानी से साफ साफ देख पा रहा था। जिंग जियो आगे कहता है कि मेरी तलवार तुम्हारी तुलना में बहुत ज्यादा तेज है, और जब उससे पूछा जाता है कि क्या इसके अलावा भी कुछ है, तो वो साफ मना कर देता है। वो समझाता है कि एक तलवार बहुत ही साधारण चीज होती है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब वो हवा में उड़ती है तो भी वो एक तलवार ही होती है, और जब तुम उसे पकड़ते हो तब भी वो तलवार ही रहती है। जो सुनकर सामने वाला पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आया? वहां मौजूद एक शख्स कहता है कि ये आज तक की सबसे सीधी, सटीक और गहरी तलवार की फिलॉसफी है जो उसने कभी सुनी है। उसे अचानक ये एहसास होता है कि जिंग जियो की तलवार को लेकर जो समझ है वो किसी भी आम इंसान से बहुत ऊपर है, और वो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अब भाई, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब सब कहते हैं कि वो तो बस तुम्हारा बदला ले रहा था, और फिर अचानक से अलग अलग शिखरों के मास्टर जिंग जियो को अपना शिष्य बनाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। कोई उसे झिलाई पीक का स्वॉर्ड हेयर बनने का न्योता देता है, तो कोई उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बिहू पीक का मास्टर तो सीधा वादा कर देता है कि अगर जिंग जियो उनके साथ जुड़ता है तो पूरा शिखर उसकी कल्टीवेशन में जी जान से मदद करेगा। तभी कोई और बीच में बोल पड़ता है कि यूनक्सिंग पीक की ग्रे हेरॉन स्वॉर्ड स्टाइल इस नौजवान के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगी। सब हैरान होते हैं कि आखिर हर कोई इस एक लड़के के लिए क्यों लड़ रहा है, और यूनक्सिंग पीक वालों को उनकी हद में रहने को कहा जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग बहस करने लगते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जिंग जियो को देखा था, और क्या वो लोग जानबूझकर मुसीबत मोल लेना चाहते हैं। कुछ मास्टर्स तो यहाँ तक कह देते हैं कि बिहू पीक की तलवारबाजी की तकनीकें जिंग जियो पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी, और फिर अचानक सब खामोश हो जाते हैं। एक मास्टर तंज कसते हुए कहता है कि क्या तुम सभी पहले इस लड़के को एकदम बेकार नहीं समझते थे, और अब तुम सब बेशर्मों की तरह इसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? वो मास्टर जिंग जियो से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं इन सबसे अलग हूं, और मैंने तो शुरुआत से ही तुम पर भरोसा किया था। तभी किंगरोम पीक की एक मास्टर कहती है कि इसमें शर्म की क्या बात है, वो तो शुरू से ही साफ कर चुकी थी कि जिंग जियो किंगरोम पीक का हिस्सा है। वो धमकी भी देती है कि अगर किसी ने उसकी बात से असहमति जताई तो उसे बुरा बर्ताव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन तभी एक और मास्टर कहता है कि भाई मो, जब तुम जिंग जियो का नाम भी नहीं जानते थे तब से मेरी नजर उस पर थी जिस पर सिस्टर मेई कहती है कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। वो बताती है कि 2 साल पहले ही उन्होंने साउथ पाइन पैवेलियन के बाहरी शिष्यों में एक बहुत ही होशियार और समझदार लड़के के बारे में सुना था। उन्होंने तो अपने भतीजे शिष्य लियू को भेजकर उससे ये भी पूछा था कि क्या वो शियू पीक में शामिल होना चाहता है। जब जिंग जियो से पूछा जाता है कि क्या उसे ये याद है, तो कोई कहता है कि भाई लियू, तुमने तो उसे सिर्फ एक डीकन की नौकरी का ऑफर दिया था। वो समझाते हैं कि तुम उसकी तलवारबाजी की क्षमता को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए, क्योंकि जिंग जियो ने सिर्फ अपनी नंगी आंखों से एक उड़ती हुई तलवार का रास्ता भांप लिया था। उसकी तलवार की ऊर्जा यानी स्वॉर्ड एसेंस इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो अपनी तलवार को इतनी तेज गति से चला सकता है कि बीच हवा में ही गु क्विंग की तलवार को रोक दे। ये बात साबित करती है कि वो सच में एक स्वॉर्ड प्रोडिजी यानी एक चमत्कारी तलवारबाज है, और इसीलिए बिना मास्टर वाले लियांगवांग पीक को छोड़कर हर कोई उसे पाना चाहता है। लोग गिनती करने लगते हैं कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट में प्राकृतिक दांव बीज वाले 3 शिष्य हैं, और अब एक स्वॉर्ड प्रोडिजी भी आ गया है। यह सब देखकर पूरी दुनिया को ग्रीन माउंटेन सेक्ट से जलन होने लगती है। कहानी फिर आंटी कुई की तरफ मुड़ती है, जहां उनसे पूछा जाता है कि लियांगवांग पीक को हटा दे तो क्या 8 एल्डर्स नहीं होने चाहिए थे।
आखिर सिर्फ 7 ही एल्डर्स क्यों मौजूद हैं? तो आंटी कुई खुलासा करती है कि असल में ग्रीन माउंटेन्स के 9 शिखरों के बीच एक बहुत ही अलग थलग शिखर है जिसका नाम शेनमो पीक है। उस शिखर पर सिर्फ एक ही इंसान रहता था और वो थे परफेक्टेड जिंगयांग, जो कि कुछ ही समय पहले स्वर्ग सिधार गए हैं, यानी एसेंड हो गए हैं। इस बात का मतलब ये होता है कि परफेक्टेड जिंगयांग ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया और ना ही उनका कोई स्वॉर्ड हेयर था, इसीलिए उनके स्वर्ग जाने के बाद से शेनमो पीक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोग आपस में बात करते हैं कि भाई जिंग तो साउथ पाइन पैवेलियन के दिनों से ही कोई आम शिष्य नहीं थे और एक ने तो उनसे काफी कुछ सीखा भी है। सब जिंग जियो की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन सा पीक चुनेगा। तभी शियू पीक के मास्टर सीधे पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं कि उनके पास भले ही कुछ और ना हो, लेकिन अमृत और स्पिरिट फलों का कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। वो ये लालच भी देते हैं कि उनके पीक मास्टर के पास ऐसे ऐसे खजाने हैं जो खुद सेक्ट मास्टर तक हासिल नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारा हो सकता है, जिस पर दूसरा मास्टर उसे एक चालाक लोमड़ी कहता है। जिंग जियो कहता है कि उसे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए, तो मास्टर मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि उसे स्वॉर्ड इनहेरिटेंस प्रतियोगिता के खत्म होने से पहले अपना फैसला लेना होगा। इसके बाद जिंग जियो की तारीफ होती है कि वो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वो बड़े ही घमंड से कहता है कि ये तो बस ठीक ठाक था। कोई उसे बताता है कि उसकी तलवारबाजी का टैलेंट उनके देखे गए सभी लोगों में से टॉप 3 में आता है, लेकिन जिंग जियो का मानना है कि उसका टैलेंट पूरे ग्रीन माउंटेन्स में बाकी सभी से बहुत ऊपर है। तभी एंट्री होती है झाओ लेवे की, जो डंके की चोट पर कहती है कि मैं झाओ लेवे यहाँ मुकाबला करने आई हूँ और आप ये बीच का हिस्सा छोड़ सकते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है और सबको बताया जाता है कि वो ही ग्रीन माउंटेन्स का भविष्य है। उन्हें समझाया जाता है कि किसी मामूली मास्टर से सीखना उनकी तरक्की को रोक देगा, इसलिए एक मास्टर खुद लेवे को सिखाने की बात कहता है। यहाँ तक कि युआन क्विजिंग, जो कि शांगडे पीक के मास्टर है और जो शायद ही कभी कोई शिष्य बनाते हैं या स्वॉर्ड इनहेरिटेंस प्रतियोगिता में आते हैं, वो भी वहां मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने खुद लेवे को पर्सनली सिखाने का फैसला किया है। युआन क्विजिंग ग्रीन माउंटेन सेक्ट के स्वॉर्ड जस्टिस है, तो अगर वो लेवे को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं तो भला कोई और उनसे मुकाबला कैसे कर सकता है। वो लेवे से पूछते हैं कि क्या वो उनके अंडर तलवारबाजी सीखना चाहेगी, तो एक और मास्टर एतराज जताते हुए कहता है कि क्या भाई लियू ने पहले ही झू रुसुई को अपना आखिरी शिष्य नहीं मान लिया था। वो पूछते हैं कि क्या वो सच में लेवे के लिए एक अपवाद बनाने जा रहे हैं, जिस पर जवाब मिलता है कि लेवे उनके सेक्ट का भविष्य है। एक साधारण टीचर सिर्फ उसे पीछे ही खींचेगा, इसलिए वो खुद उसकी ट्रेनिंग में उसका मार्गदर्शन करेंगे। आखिरकार सब लेवे पर ही छोड़ देते हैं कि वो जो भी शिखर चाहे बिना डरे आराम से चुन सकती है। लेवे हैरानी से पूछती है कि क्या वो सच में अपनी पसंद का कोई भी पीक चुन सकती है, तो उसे बताया जाता है कि हाँ बिल्कुल, और कोई भी उसे नहीं रोकेगा। तभी लेवे एक ऐसा नाम लेती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है शेनमो पीक। सब हक्के बक्के रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसने अभी क्या कहा, तो लेवे दोहराती है कि वो शेनमो पीक की स्वॉर्ड हेयर बनना चाहती है। उसे याद दिलाया जाता है कि शेनमो पीक ने तो सदियों से स्वॉर्ड इनहेरिटेंस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया है। लेवे कहती है कि उसे ये बात पता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैंड मास्टर जिंगयांग ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। उससे पूछा जाता है कि जब उसे सब पता है तो फिर वो नौवां पीक ही क्यों चुन रही है, तो वो बड़े विश्वास के साथ जवाब देती है कि कुछ सालों में उस पीक पर एक नई विरासत की शुरुआत होगी। लेवे बताती है कि वो कभी ग्रैंड मास्टर जिंगयांग से नहीं मिली, लेकिन उसे बस इतना पता है कि सालों पहले जब वो झाओगे सिटी से गुजर रहे थे तो उनकी मुलाकात लेवे की माँ से हुई थी। उस वक्त लेवे अपनी माँ के गर्भ में ही थी, फिर भी ग्रैंड मास्टर ने उसे अपना स्वॉर्ड हेयर चुन लिया था। उसके कुछ ही समय बाद लेवे का जन्म हुआ और उसके कल्टिवेशन का लंबा सफर शुरू हो गया। वो बताती है कि कल्टिवेशन का रास्ता बहुत ही थका देने वाला और उबाऊ होता है, जिसमें अक्सर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तकलीफें सहनी पड़ती हैं। यहाँ आने के बाद उसने खुद को इतनी कड़ी मेहनत में झोंक दिया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसा कि मास्टर मैंग ने एक बार कहा था कि उसका समर्पण किसी भी आम जीनियस से बिल्कुल अलग था। अपनी जवानी के खूबसूरत दिनों में वो पूरे 3 साल तक यूनक्सिंग पीक की चोटी पर बिखरे बालों और धूल में सनी हुई बैठी रही, और ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो कोई नई विरासत नहीं देखना चाहती, बल्कि वो शेनमो पीक की ही विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है। जब उससे पूछा जाता है कि वो इतनी दृढ़ क्यों है, तो वो फिर से याद दिलाती है कि उसे खुद ग्रैंड मास्टर जिंगयांग ने अपना स्वॉर्ड हेयर चुना था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी सामने थी, और वो ये कि ग्रैंड मास्टर तो स्वर्ग जा चुके हैं, तो अब उसे तलवारबाजी कौन सिखाएगा। वो तो अपने साथ अपनी थॉटलेस स्वॉर्ड भी ले गए, तो भला लेवे को विरासत में कौन सी तलवार मिलेगी। लेवे सेक्ट की परंपरा का हवाला देते हुए कहती है कि अगर वो शेनमो पीक तक पहुंच जाती है और उस थॉटलेस स्वॉर्ड को ढूंढ निकालती है, तो वो कामयाबी के साथ उसे हासिल कर लेगी।
मास्टर्स उसे समझाते हैं कि शेनमो पीक सील हो चुका है और सिर्फ तभी कोई रास्ता बन सकता है जब ग्रीन माउंटेन एरे एक नई स्वॉर्ड लेगेसी की शुरुआत करे। और चूंकि लियुए पुरानी विरासत को ही जिंदा करना चाहती है, इसलिए वो एरे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। पीक तक जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लियुए तो अभी बस विल अटेनमेंट स्टेज पर मौजूद एक साधारण शिष्य है। यहाँ तक कि फ्री ट्रैवल स्टेज वाले उसके अंकल मास्टर्स को भी वहां पहुंचने के लिए जानलेवा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतना सब सुनने के बाद भी लियुए पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ग्रैंड मास्टर जिंगयांग की स्वॉर्ड स्टाइल का नाम 9 डेथ्स है, जिसका मतलब ही बिना किसी पछतावे के मौत का सामना करना है। वो कहती है कि जब वो उनकी तलवार हासिल करने निकली है तो भला वो मौत से कैसे डर सकती है। ये सुनकर एक मास्टर उसकी इतनी कम उम्र में इस बेखौफ हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि अंकल मास्टर जिंगयांग ने बिल्कुल सही लड़की को चुना है। लेकिन मास्टर एक कड़ी शर्त भी रखते हैं कि अगर लियुए नाकामयाब रही और किसी तरह जिंदा बच भी गई तो उसे सजा के तौर पर 3 साल तक नदी के किनारे अकेले ही प्रैक्टिस करनी होगी। लियुए ये शर्त समझ जाती है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि 3 साल की सजा तो बहुत ही ज्यादा सख्त है। कुछ कहते हैं कि ये सजा सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल में ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि किसी भी एडवांस स्वॉर्ड स्टाइल या एक अच्छे मास्टर के मार्गदर्शन के बिना लियुए जैसी टैलेंटेड लड़की भी संघर्ष करती रह जाएगी। उसकी तरक्की बहुत धीमी हो जाएगी, खासकर उन साथियों के मुकाबले जो सफलतापूर्वक अपनी तलवारें हासिल कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल्टीवेशन की दुनिया में एक बार पीछे छूट जाने के बाद वापस से वापसी करना लगभग नामुमकिन होता है। लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इतना भारी अंजाम कौन भुगतना चाहेगा, और सवाल उठता है कि अगर वो फेल हो गई तो क्या वो लियांगवांग पीक में शामिल हो सकती है। सब इस आइडिया को बेहतरीन बताते हैं, क्योंकि लियांगवांग पीक पर सभी पीक्स की तलवारबाजी की तकनीकें सीखी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि लियांगवांग पीक में जाने से लियुए की कल्टीवेशन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। गुओ नानशान की भी तारीफ होती है कि वो सेक्ट के सबसे बड़े शिष्य होने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और वो बहुत ही हाजिर जवाब और जुगाड़ू है। लियुए से एक बार फिर पूछा जाता है कि क्या उसने अपना फैसला पूरी तरह से पक्का कर लिया है, और वो पूरे विश्वास के साथ हाँ कह देती है। तभी कहानी में एक और धमाका होता है जब जिंग जियो सामने आता है और कहता है कि वो भी शेनमो पीक को ही चुनता है। सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर आज हो क्या रहा है, जो एक के बाद एक सब शेनमो पीक के पीछे पड़े हैं। उन्हें बताया जाता है कि जब तक वो पीक पर पहुंचकर थॉटलेस स्वॉर्ड ढूंढ नहीं लेते, तब तक सेक्ट ये नहीं मानेगा कि उन्होंने परफेक्टेड जिंगयांग की विरासत को वापस से कायम कर लिया है। सिस्टर झाओ लियुए को सलाह दी जाती है कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो वो बिना सोचे वापस लौट आए और खुद पर ज्यादा दबाव ना डाले। लियुए भाई गुओ को उनके सुझाव के लिए शुक्रिया तो कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि अगर वो फेल भी हुई तो भी वो लियांगवांग पीक में शामिल नहीं होगी। वो जिंग जियो को चेतावनी देती है कि ऊपर सच में उसकी जान जा सकती है, इसलिए उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिंग जियो बहुत ही चिल अंदाज में कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे, क्योंकि उसे बस ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर चोटी पर ऐसा क्या है। वो यह भी कहता है कि लियुए के आगे चलने से उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो लियुए उसे अपने पीछे पीछे आने को कहती है। जिंग जियो को सावधान रहने की हिदायत मिलती है और अब सफर सच में बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला था। जैसे ही दोनों उस जानलेवा सफर पर आगे बढ़ते हैं, अचानक कुछ बहुत ही अजीब होने लगता है और सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लियुए अचानक अपनी आंखें बंद कर लेती है तो लोग समझते हैं कि सिर्फ अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल करके वो स्वॉर्ड विल के बहाव को नहीं पकड़ सकती और ना ही स्वॉर्ड एरे के पैटर्न को समझ सकती है। इसीलिए उसने अपनी अंदरूनी इंद्रियों से उस शक्तिशाली स्वॉर्ड विल को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कदम है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब होती है जब लोग देखते हैं कि जिंग जियो हुबहू सिस्टर लियुए के मूव्स की नकल कर रहा है। सब हैरान है कि क्या ये शॉर्टकट सच में काम करेगा, क्योंकि शॉर्टकट लेने के लिए भी तो हुनर की जरूरत होती है। और एक शख्स कहता है कि भाई जिंग सच में एकदम बेशर्म है। अब भाई क्या जिंग जियो और झाओ लियुए सच में उस जानलेवा शेनमो पीक की चोटी तक पहुंच पाएंगे, और क्या उन्हें वो थॉटलेस स्वॉर्ड मिल पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।